नमस्कार। हर नागरिक के लिए जरूरी है कि उसे अपने देश के कानूनों के बारे में मौलिक ज्ञान हो। आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार आपकी शिकायत थाने में दर्ज की जाती है, उस पर क्या कार्रवाई होती है और पुलिस किस प्रकार न्याय दिलवाती है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि गिरफ्तारी किस तरह से होती है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं। किसी भी जगह या व्यक्ति की तलाशी किस प्रकार ली जाती है, जमानत क्या होती है और कैसे ली जाती है। लेकिन साथ ही यह समझना भी बहुत जरूरी है कि पुलिस किसी को सजा नहीं देती। पुलिस का काम किसी भी केस में केवल सत्य को उजागर करना है, सजा अदालत देती है। हमें आशा है कि इस फिल्म की प्रस्तुति आपके लिए सार्थक होगी। धन्यवाद। आइए मैं आपको बताता हूं कि जब कोई शिकायतकर्ता अपने साथ हुई वारदात की शिकायत लेकर थाने में आता है तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है। थाने में सबसे पहले उसकी मुलाकात मुंशी से होती है। मुंशी शिकायत सुनने के बाद उसे लिखकर दर्ज करता है। इसे रिपोर्ट लॉन्च करना कहते हैं। मगर एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक अलग चीज है। कानूनन कुछ खास तरह के अपराधों में ही एफआईआर दर्ज होती है। इसके लिए सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता तथा आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की मदद ली जाती है। इन किताबों में अपराध और उनके लिए सजाएं निर्धारित हैं। जो जुर्म पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उन्हें कॉग्निजेबल जुर्म कहते हैं और जो जुर्म पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों उन्हें नॉन कॉग्निजेबल जुर्म कहते हैं। कानून के अनुसार ही मुंशी कॉग्निजेबल व नॉन कॉग्निजेबल जुर्म में भेद करता है। नॉन कॉग्निजेबल जुर्म में रिपोर्ट तो पुलिस के रोजनामचे में ही दर्ज होती है, लेकिन इसके बाद की कार्यवाही के लिए शिकायतकर्ता को अदालत में ही जाना होता है। जबकि कॉग्निजेबल जुर्म में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और आगे की कार्यवाही पुलिस ही करती है। अगर आप थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। शिकायत को सुनने के बाद मुंशी एफआईआर एक खास कागज पर लिखता है। एफआईआर पर साइन करना कभी ना भूलें। एफआईआर को दर्ज कराने की कोई फीस नहीं लगती। एफआईआर की एक कॉपी शिकायतकर्ता को मुफ्त मिलती है। एफआईआर कराने के लिए जरूरी नहीं कि आप स्वयं थाने में आएं। एफआईआर फोन पर व डाक द्वारा भी दर्ज करवाई जा सकती है। यदि आपकी शिकायत पर थाने में कोई कार्यवाही न हो तो आप पुलिस के बड़े अफसरों से मिलकर कार्यवाही करवा सकते हैं। हाँ एसओ साहब, मेरे पास मिस्टर कैलाश तिवारी आए हैं धर्मपुर गांव के। ये कह रहे हैं कि परसों रात को इनके साथ मारपीट हुई है। इन्हीं के गांव के कुछ लोग थे, नामजद हैं, इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इन्होंने इनको मारा पीटा है और कह रहे हैं आपके पास रिपोर्ट हुई थी, कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। केस दर्ज करें, एप्लीकेंट को मैं आपके पास भेज रहा हूं एप्लीकेशन के साथ, और जो कार्रवाई हो उससे मुझे सूचित करें। यदि आपने किसी व्यक्ति को अपराध करते समय देखा हो तो उसका पूरा हुलिया और पूरी वारदात की विस्तृत जानकारी तुरंत पुलिस को बताने में न हिचकिचाएं। अपराध व अपराधी समाज पर एक अभिशाप हैं और इनकी सूचना देना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। आपके द्वारा बताई गई बातें अपराधी को पकड़ने में बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। आपकी मदद से हम अपराधी की तस्वीर कंप्यूटर द्वारा बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन होशियार बच्चों ने अपराधी को ध्यान से देखा था और इन्हीं की मदद से पुलिस ये जान पाई कि अपराधी कैसा दिखता था। केस दर्ज करने के बाद अपराधी की पहचान करने और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी होती है। इसमें वक्त लगता है। इस दौरान हमें यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि किसी बेकसूर व्यक्ति को नाजायज परेशानी न हो और अपराधी भी पकड़ा जा सके। इसीलिए हम कोशिश करते हैं
कि किसी भी अपराध की जांच जल्दबाजी में न हो और तहकीकात पक्की हो। यह काम आसान नहीं होता। यदि किसी स्थान पर कोई संगीन जुर्म जैसे चोरी, डकैती या कत्ल हो जाए तो जरूरी है कि पुलिस के आने तक उस स्थान पर छेड़छाड़ न करें और कोशिश करें कि उस जगह दाखिल भी ना हो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही से बड़े महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो जाते हैं और जांच में दिक्कत आती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अक्सर वारदात व उससे जुड़ी हुई जगहों व व्यक्तियों की तलाशी लेती है। श्यामलाल आपका नाम है? जी हाँ। हम आपके मकान की तलाशी लेना चाहते क्यों, किस बात के लिए? कोई सर्च वारंट है आपके पास? हम सर्च वारंट की हमें आवश्यकता नहीं होती, कानूनी तौर पे हमें अधिकार मिले होते कि आमतौर पर यह गलतफहमी है कि किसी भी व्यक्ति या जगह की तलाशी बिना वारंट के नहीं ली जा सकती, लेकिन ऐसा समझना गलत है। पुलिस को बिना वारंट तलाशी लेने में कानूनन कोई अड़चन नहीं है। पुलिस उस इलाके के किन्हीं दो सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में किसी की भी तलाशी ले सकती है। लेडीज की सर्च यानी महिलाओं की तलाशी केवल एक महिला द्वारा शालीन तरीके से ही हो सकती है। तलाशी के बाद पुलिस अधिकारी बरामद की गई अवैध वस्तु के बारे में लिखकर रसीद देता है, जिस पर इन निष्पक्ष गवाहों के व जिस व्यक्ति की तलाशी ली गई है उसके भी हस्ताक्षर होते हैं। यदि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद न हो तो भी पुलिस इसी प्रकार एक रसीद बिना कोई फीस लिए देती है। हर व्यक्ति का फर्ज है कि वो तलाशी के दौरान पुलिस अधिकारी की मदद करे, वह उसमें अड़चन न डाले। आप सोच रहे होंगे कि अपराधी गिरफ्तार कब होता है। अपराध का अंदेशा या शांति भंग होने की आशंका हो तो पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। जब रिपोर्ट व तहकीकात से किसी व्यक्ति द्वारा अपराध होना साफ जाहिर हो जाता है, तब भी पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस गिरफ्तारी के तुरंत बाद खुद जमानत ले सकती है। इन्हें बेलेबल अपराध कहा जाता है और इनमें आमतौर पर मुल्जिम को हवालात में बंद नहीं किया जाता। जमानत या बेल लेने के लिए पुलिस को कोई पैसा या फीस नहीं देनी पड़ती। मगर कुछ अपराध संगीन होते हैं जिनमें पुलिस जमानत नहीं ले सकती। इन अपराधों को नॉन बेलेबल अपराध कहा जाता है और ऐसे अपराधियों की जमानत का फैसला सिर्फ अदालत ही कर सकती है। जिस तरह पुलिस बिना किसी वारंट के किसी की भी तलाशी ले सकती है, ठीक उसी तरह बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार भी कर सकती है। मगर ऐसा करते समय अपराधी को स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। वो अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को पुलिस के जरिए दे सकता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को अदालत में पेश किया जाना भी जरूरी है। हथकड़ी केवल कुख्यात अपराधियों को ही लगाई जाती है, आम अपराधियों को नहीं। अपराधी तो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। जाहिर है महिलाएं भी गिरफ्तार हो सकती हैं, लेकिन थाने में इन्हें पुरुषों से अलग हवालात में रखा जाता है। किसी अपराध की जांच के दौरान पुलिस गिरफ्तार हुए मुजरिम से पूछताछ के लिए रिमांड भी लेती है। रिमांड अदालत के आदेशों से ली जाती है। इसका मकसद अपराध की तह तक पहुंचना होता है। जुर्म की तहकीकात खत्म होने पर पुलिस केस को अदालत में भेजती है ताकि अपराधी को कानून के अनुसार सजा दी जा सके। सजा देने का काम केवल अदालत ही करती है, ना कि पुलिस। हम तो केवल अपराध की तहकीकात करते हैं और सत्य को उजागर करते हैं। यह है जेल। यही वो जगह है जहां अपराधियों को सजा सुनाने के बाद रखा जाता है। जेल में तैनात अधिकारियों की वर्दी पुलिस से मिलती जुलती है, पर ध्यान रहे ये एक अलग विभाग है।
आइए देखें कि हमने अब तक क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि अपनी शिकायत पुलिस थानों में किस तरह दर्ज करवाते हैं। एफआईआर और रोजनामचा रपट में क्या फर्क है। अगर आपकी शिकायत थाने में दर्ज न हो या आप थाने की कार्यवाही से संतुष्ट न हो, तो बेशक आप पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। अपराधी व अपराध के बारे में पूरी जानकारी पुलिस को देना बहुत जरूरी है। हमने यह भी जाना कि अपराध स्थल पर मौजूद तमाम चीजों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करें। हमने देखा कि पुलिस बिना वारंट के भी किसी भी व्यक्ति या स्थान की तलाशी कैसे ले सकती है और बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में भी हमने जाना। बच्चों, हमने यह भी जाना कि अपराधी को सजा देने का काम अदालत का है, पुलिस का नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस की कार्यप्रणालियों की संपूर्ण जानकारियां आपको हो चुकी हैं और भविष्य में आपको इनसे मदद भी मिलेगी।